हमारी आज की इस कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से लड़के से जिसका नाम जैक था, जो अपने पिता के साथ रहता था। उसे जायंट्स की कहानी पढ़ना बहुत पसंद था, जो उसकी माँ उसे पढ़कर सुनाती थी जब तक वो जिंदा थी। कहानी कुछ ऐसी थी कि कई साल पहले कुछ साधुओं को जादुई बीन्स मिले। उन्होंने सोचा कि इससे आसमान तक जाने का रास्ता बनेगा, लेकिन जब वो ऊपर पहुंचे तो उन्होंने कुछ और ही देखा जो कि जमीन और आसमान के बीच में था। उस जगह का नाम था गुवांटा, जहां बेहद खतरनाक जायंट्स रहा करते थे। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उन जादुई पौधों से जायंट्स नीचे आ गए हैं और लोगों के ऊपर अत्याचार करना शुरू कर दिया है। ये कहानी दूसरी तरफ सोती हुई राजकुमारी इजाबेल भी सुन रही थी। उसकी माँ ने उससे कहानी सुनाई और पूछा कि तुम्हें जायंट से डर नहीं लगता, जिस पर इजाबेल कहती है कि नहीं, मुझे जायंट से डर नहीं लगता। वहीं उन साधुओं ने जायंट्स के दिल को पिघलाकर एक मुकुट बनाया, जिसे किंग एरिक को पहनाया गया। राजा एरिक ने जायंट्स को अपने काबू में किया और वापस भेज दिया, जिसके बाद उन जादुई पौधों को भी काट दिया गया और हमेशा के लिए शांति हो गई। उस राजा के मुकुट को भी राजा के साथ ही दफना दिया गया था और ये कहानी एक किस्सा बनकर रह गई। इसके बाद जब जैक के पिता उसको सुलाने गए तो वो लड़की ने पूछा कि जायंट्स कभी वापस तो नहीं आएंगे ना। उसके पिता ने उससे कहा कि अगर ऐसा हुआ भी तो राजा के वंशज उन्हें रोक देंगे, लेकिन आखिर में वो ये कहकर चले गए कि जायंट जैसा कुछ नहीं होता। उधर राजकुमारी की माँ ने उससे कहा कि तुम राजा का ही खून हो। खैर, जब जैक के पापा उसे कमरे में लेकर गए तो लड़का फिर से कहानी पढ़ने लगा, जिसमें लिखा था कि एक दिन जायंट्स वापस आएंगे, धरती पर इंसानों से जंग करेंगे और एरिक के वंशज को मार डालेंगे। अब 10 साल बाद जैक के चाचा ने उसे शहर भेजा अपना घोड़ा बेचने के लिए। उन्होंने कहा भी कि रास्ते में ध्यान भटकने मत देना। शहर पहुंचकर जैक अपना घोड़ा और गाड़ी बेचने लगा और तुरंत ही उसका ध्यान शहर के नाटक घर की तरफ चला गया। वहां लोग वही किंग एरिक और जायंट्स वाली कहानी दोबारा से सुना रहे थे। नाटक देखते हुए जैक ने खूबसूरत लड़की को देखा। लड़की को भी पता चल गया कि ये मुझे ही ताड़ रहा है। उधर नाटक खत्म हुआ ही नहीं था कि 3 आदमी उस लड़की को परेशान करने लगे। लड़की बाहर जा रही थी तो जैक ने उसका पीछा करते हुए उन आदमियों को रोका। उनमें से एक ने उसके मुंह पर मुक्का मार दिया, पर जैक ने फिर भी प्यार से कहा कि लड़की को जाने दो। अचानक राजा के कुछ खास सिपाही पीछे से आ गए, जिसके बाद वो तीनों तुरंत माफी मांगने लगे। अचानक राजा के कुछ खास सिपाही उसके पीछे आ गए, जिसके बाद वो तीनों तुरंत वहां माफी मांगने लगे। इधर जैक को लग रहा था कि उसमें ही कुछ खास बात है। जैसे ही उन्होंने देखा कि राजकुमारी घोड़े पर बैठ गई, तब वो लोग तुरंत ही घुटनों पर आ गए। ये देखकर तो जैक भी हैरान हो गया कि ऐसा क्या कर दिया मैंने। लेकिन जब वो पलटा तो उसे सारा माजरा समझ में आ गया कि ये कोई आम लड़की नहीं बल्कि राजकुमारी है। उधर राजकुमारी के जाने के बाद जैसे ही जैक बाहर आया तो उसने देखा कि कोई उसकी गाड़ी चुरा ले गया है। उधर महल में राजा के सलाहकार रॉड्रिक के सामने घबराया हुआ सा एक मॉन्क आ गया। वो थोड़ा डरा हुआ सा लग रहा था, इसलिए रॉड्रिक को थोड़ा सा उस पर शक हुआ। उसने तुरंत पुराने राजा के कमरे में जाकर देखा कि सब कुछ सही तो है, लेकिन वहाँ उसने देखा कि मैजिक बीन्स चोरी हो चुके हैं, लेकिन राजा का वो खास मुकुट अभी भी वहीं पर है। उसने तुरंत विक से कहा कि शहर के गेट बंद करा दो, वो पुजारी किसी भी हालत में भाग ना पाए। पुजारी समझ चुका था कि सिपाही उसे ढूंढ रहे हैं। अब उसने जैक को घोड़े बेचते हुए देखा। उस पुजारी ने उसके पास जाकर कहा कि देखो, मेरे पास पैसे तो नहीं हैं, लेकिन मैं तुम्हें जादुई बीन्स दे सकता हूँ। जो थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन पुजारी ने कहा कि ये बहुत खास हैं, इनके बदले मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पैसे दिलवा सकता हूँ। जिसके बाद पुजारी उनसे कहता है कि किसी भी हालत में इन्हें जमीन या फिर पानी पे मत छोड़ना। जैक सोच ही रहा था कि ये बुढ़ा क्या कह गया। तभी पुजारी घोड़ा लेकर वहां से निकल गया। शहर से निकलने से पहले विक के आदमी उसके पीछे चले गए और थोड़ी देर बाद उसे पकड़ लिया गया। उधर जैक के चाचा भी उसे डांट रहे थे कि मैंने तुझे घोड़े बेचने के लिए भेजा था, पैसे के बदले तू ये बीन्स लेके आया है। उधर राजा भी राजकुमारी को डांट रहा था कि तुम बिना सिपाहियों के बाहर गई कैसे? जल्दी तुम इस रियासत की रानी होने वाली हो। अगर मैं बनने ही वाली हूँ रानी तो मेरी बात मानो, क्यों मेरी शादी करने लगी उस दुगनी उम्र के आदमी से? दरअसल राजा राजकुमारी की शादी रॉड्रिक के साथ करना चाहता था, लेकिन राजकुमारी को उससे शादी नहीं करनी। इजाबेल ने कहा कि वो कोई कमजोर अबला नारी नहीं है। यह कहकर वो वहाँ से चली गई। उधर जैक के चाचा उसे गुस्से में बीन्स टेबल पर नीचे फेंक दिए और फिर तिल मिलाकर वहाँ से चले गए। वहीं दूसरी तरफ रॉड्रिक मॉन्क से पूछताछ कर रहा था कि वो बीन्स आखिर है क्या काम है उनका, जिस पर मॉन्क ने उसे कहा कि वो जादुई बीन्स हैं और काले जादू से बने हैं, उनको किसी भी हालत में जमीन या फिर पानी के पास नहीं छोड़ना है। लेकिन रॉड्रिक ने उसकी एक ना सुनी और मॉन्क को वहीं मार गिराया।
जैक को भी अपने चाचा की चिंता हो रही थी और इसीलिए वो अपने घर से बाहर निकला तूफानी रात में अपने चाचा को ढूंढने के लिए। उसी समय राजकुमारी जो कि महल से भागी हुई थी रास्ता भूल गई। उसने जैक के घर की रोशनी देखी और उसके घर की तरफ चली गई। उधर जब जैक अपने चाचा को ढूंढने के लिए जाने के लिए तैयार हो रहा था तभी राजकुमारी ने दरवाजा खटखटाया। उसने उसे अंदर बुलाया। दोनों बातें करने लगे। तूफान की वजह से नीचे की जमीन पर पानी गिर रहा था जो धीरे धीरे जाकर बीन्स तक पहुंचने वाला था। वो दोनों बातें ही कर रहे थे कि अचानक घर बहुत तेजी से हिलने लगा और अंदर मौजूद बीन्स से एक पौधा बड़ी तेजी से बढ़ने लगा। जैक तो जल्दी जल्दी में घर से बाहर निकल गया लेकिन इजाबेल अंदर ही फंस गई। उस पौधे के साथ घर भी ऊपर आसमानों की ओर उड़ता चला जा रहा था। जैक ने जैसे तैसे करके पेड़ पर चढ़कर अपने घर तक पहुंच हासिल की, लेकिन जैसे ही इजाबेल ने घर का दरवाजा खोला तो गलती से जैक को भी वहीं खड़ा था और उसे धक्का लग गया। जैक ने उसका हाथ पकड़ लिया पर फिर भी वो नीचे गिर गया। गिरते हुए उसका हाथ राजकुमारी की माँ के ब्रेसलेट पर आ गया और उसका ब्रेसलेट लेकर वो नीचे जमीन पर गिर गया और नीचे गिरते ही वो वहाँ पर बेहोश हो गया। अगली बार जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि राजा मेरे सामने खड़ा है और वो लगातार उसे पूछ रहा था कि मेरी बेटी का ब्रेसलेट तुम्हारे पास कैसे आया। वहाँ मौजूद बाजार वाले उस सिपाही ने जैक को पहचान लिया। तब जैक को सब कुछ बताना पड़ा, उस बीट से लेकर उस पेड़ तक। जिसके बाद रॉड्रिक और एल्मोंड मिलकर इलिजाबेल को ढूंढने के लिए चले गए। थोड़ी देर बाद ये लोग उस बड़े पौधे पर चढ़ने लगे। रॉड्रिक्स तो कुछ अपनी ही चाल चल रहा था। जैक ने एल्मोंड से पूछा कि ऊपर क्या होगा, तुम्हें उस जायंट्स वाली कहानी पर अभी भी विश्वास है? एल्मोंड ने कहा कि देखो हो भी सकता है। जिसके बाद उसने उसे सीधे तौर पर पूछा कि तुम ये सब राजकुमारी का दिल जीतने के लिए कर रहे हो ना? जब उसने मेरे जैसे आदमी से शादी नहीं करी तो तुम्हारे जैसे आम आदमी से क्यों ही शादी करेगी? थोड़ी देर बाद क्राउन नाम के एक दूसरे सिपाही ने जैक को धक्का मारकर दूसरी तरफ पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन जैक की पकड़ छूट गई और वो बीच में ही गिर पड़ा। उन्होंने उसे जैसे तैसे बचाया और फिर से ऊपर चढ़ने लगे। ऊपर का रास्ता बहुत ज्यादा लंबा था और इसीलिए उनमें से 6 आदमी ही बचकर ऊपर चढ़ पाए। वहीं अगली सुबह सब जैसे तैसे करके उस पौधे के टॉप पर पहुंच चुके थे। ऊपर पहुंचकर उन्होंने घर का टूटा फूटा हिस्सा देखा। तब उन लोगों को ये रहस्यमय दुनिया में राजकुमारी को ढूंढने की कुछ उम्मीद जागी। उधर एल्मोंड जैसे ही आगे बढ़ा तो एल्मोंड ने जैक को रोका और धमकी दी कि बची हुई सारी जादुई बीन्स मुझे दे दो। जैक ने बीन से भरा हुआ वो थैला उसे दे दिया, लेकिन हमारा जैक भी खिलाड़ी था। उसने सारे बीन्स नहीं दिए बल्कि एक बीन अपने पास ही रख लिया। थोड़ी देर बाद एल्बर्ट और क्रॉन को इजाबेल के छोड़े हुए निशान मिले। थोड़ी देर बाद उन्हें कुछ किताबें भी मिली जो उसने उनको दी थी। उसने सबको बताया कि जरूर यहाँ पर छुपी हुई होंगी। फिर उन्होंने आसपास टूटे हुए पेड़ों की टहनियाँ देखी। जैक ने सोचा कि जरूर कोई बड़ी चीज यहाँ उससे खींच कर ले गई है। लगता है वो मुश्किल में होगी। एल्मोंड ने अपने आदमियों को 2 गुट में बांट दिया ताकि उन्हें ढूंढना आसान हो जाए। के बाद वो क्रो और जैक खाने के लिए कुछ ढूंढने लगे, लेकिन जल्द ही वो एक जाल में फंस गए। एल्मोंड ने जाल काटकर निकलना शुरू किया। तभी उसने देखा कि दूसरी तरफ से कोई आ रहा है। वो वहाँ से निकले और तुरंत छुप गए। वहाँ एक जाइंट आया। उसने एक भेड़ को पूरा का पूरा निगल लिया। फिर अचानक ही उसे क्रो की खुशबू आ गई। जल्द ही जाइंट ने क्रो को ढूंढ लिया। क्रो ने भागने की कोशिश की, लेकिन इतने बड़े जाइंट से भागकर वो जाएगा कहाँ? जाइंट ने एक कदम में क्रो का रास्ता नाप लिया और उसे पकड़ लिया। जिसके बाद क्रो को बचाने के लिए एल्मोंड ने भागकर उस पर हमला करना शुरू कर दिया, पर जाइंट की एक लात के बाद वो 2 किलोमीटर दूर जाके गिरा और बेहोश भी हो गया। उधर जब जाइंट दोनों लोगों को पकड़कर अपने साथ ले जा रहा था तो जैक चुपचाप बिना कोई आवाज किए उनके पीछे चल रहा था। उधर दूसरा ग्रुप एक झरने तक पहुंचा। उधर रॉड्रिक ने एक सिपाही से कहा कि वो देखो राजकुमारी। जिसके बाद वो पीछे देखने लगा और उसने उसे धक्का देकर नीचे गिरा दिया। जिसके बाद जाइंट्स ने खा लिया उसे और उसकी मौत हो गई। एक जाइंट वहाँ पर भी आ गया, लेकिन रॉड्रिक ने जल्दी से वो मुकुट पकड़ लिया और उसकी जान बच गई। वहीं दूसरी तरफ जैक जाइंट का पीछा करते हुए उनके शहर तक आ गया था। अभी हमने देखा था कि इजाबेल को एक जाइंट ने कैद करके रखा हुआ है। जॉर्ज ने पूछा कि वो वहाँ तक कैसे आई। लड़की ने जवाब नहीं दिया। जाइंट ने दोबारा पूछा कि कोई और भी आ रहा है क्या तुम्हारे साथ? जिस पर इजाबेल ने कहा कि मैं अकेली हूँ। लेकिन वो जनरल जाइंट फॉलन जानता था कि इजाबेल किंग एरिक की वंशज है, यानी किताबों के अनुसार यही है वो जो इनकी मौत का कारण बनेगी। थोड़ी देर बाद उसने दिखाया कि देखो इंसान वापस आ गए हैं। जिसके बाद एक दूसरा जाइंट क्रो और एल्मोंड को लेकर वहाँ पर वापस आया।
उनके नेता ने उससे सवाल किया, लेकिन क्रो ने कोई जवाब न देते हुए उसका ही मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। जिसके बाद एक जायंट ने एक बार में क्रो को निगल लिया और वो उनको धमकी देने लगा कि जल्दी से जल्दी मुझे मेरे सवालों का जवाब दो, वरना मैं इसे भी निगल लूंगा। पर इतने में ही दो जायंट्स आपस में लड़ने लगे कि किसको इसको खाने का हक है, तूने पहला खा लिया था, अब ये वाला मैं खाऊंगा। तभी रोंगरे ने वहाँ पर मौजूद मुकुट पहन लिया। अब सभी जायंट्स घुटनों पर आ गए, यहाँ तक कि जनरल भी उसका गुलाम हो गया। एल्मोंड खुश हो गया कि रॉड्रिक आ गया है, पर एल्मोंड तो सीधा सिंहासन पर जा बैठा। इजाबेल और एल्मोंड दोनों हैरान हो गए जब रॉड्रिक ने जायंट से कहा कि अब तुम लोग मेरे लिए लड़ोगे, हम कल सुबह धरती पर हमला करेंगे, अपनी फौज को तैयार करो। जनरल फॉलेन की ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उधर जैक ने एक कमरा देखा जो धरती से चुराया हुआ सामान रखने के लिए बनाया गया था, पर सब लोग ने सुना कि इजाबेल अपनी जान की भीख मांग रही है। उधर जायंट्स उसे खाने के लिए तैयार कर रहे थे। जैक तुरंत वहां पहुंच गया और शायद जायंट्स चाकू ढूंढ रहा था। के बाद एल्मोंड उसके पास गया और एक चाकू का इस्तेमाल करके उसे बचा लिया। शायद जायंट्स उसका पकौड़ा बनाना चाहते थे। वहीं दूसरी तरफ अचानक जायंट्स ने इजाबेल को पिंजरे से खींच लिया और जैक ने मौका पाकर एक बड़ी सी छुरी उठाई और जायंट के अंदर घुसा, जिसके बाद उसकी वहीं मौत हो गई। जिसके बाद जल्द ही एल्मोंड ने खुद को छुड़ा लिया और इजाबेल भी छुप गई। जैक जायंट के पीठ पर चढ़ गया और जल्दी से उसे मारने की कोशिश करने लगा, पर वो जायंट जैक को मसलने की कोशिश कर रहा था। जिसके बाद इसी कश्मकश में उसकी भी मौत हो गई। उसको मारने के बाद जैक उन लोग से कहता है कि चलो मेरे साथ, मुझे पता है यहाँ से बाहर कैसे निकल सकते हैं। जिसके बाद वो सब जैक के पीछे पीछे चलने लगे। वहीं नीचे की तरफ राजा और उसके जनरल आपस में ये सलाह मशवरा कर रहे थे कि क्या हम इस पेड़ को काट देना चाहिए, जिस पर उनका जनरल उनसे कहता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता हमें अभी काटना चाहिए, क्योंकि अगर इसे अभी हमने काट दिया तो ऊपर मौजूद हमारे सारे लोग मारे जाएंगे, जिसमें राजकुमारी भी मौजूद है। वहीं दूसरी तरफ वो तीनों चलते चलते एक सोते हुए जायंट्स के पास आ गए। उन्होंने सोचा कि हमें इस जायंट के मुंह के पास मधुमक्खी का छत्ता फेंक देना चाहिए, जिसके बाद ये जग कर वहाँ से भाग जाएगा। वाओ, वेरी स्मार्ट। के बाद हुआ भी कुछ ऐसा ही। वो जायंट्स हड़बड़ा कर वहाँ से नीचे गिर गया, सीधे पाताल लोक में। इतने बड़े जायंट्स को साथ में मारने के बाद इजाबेल और जैक आपस में गले मिले, पर एल्मोंड को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। वहीं दूसरी तरफ किनारे पर पहुंचने के बाद एल्मोंड ने कहा कि मुझे यहाँ रुकना होगा अगर रॉड्रिक के ऊपर नजर रखी जा सके। तो जैक ने कहा कि राजकुमारी को घर ले जाओ, अब तुम ही उसके रखवाले हो। इजाबेल ने अल्मोड़ा को अलविदा कहा और दोनों वहां से चल दिए। इतने में वो बड़ा सा जायंट जादुई पौधे के पास आ गिरा, जिसको देखने के बाद राजा ने तुरंत कहा कि अरे मेरी बेटी राज्य से ज्यादा जरूरी नहीं है, तुरंत काटो पेड़ को। जिसके बाद वो खुद ही कुल्हाड़ी लेकर पेड़ को काटने में लग गया। उसको देखने के बाद उसके जनरल और सभी लोग पेड़ काटना शुरू कर दिए। जब ये सारा कार्यक्रम हो रहा था, उसी समय जैक और इजाबेल उस पौधे से नीचे उतर रहे थे। उन्होंने अपने शहर को देखा और वो काफी करीब आ गए थे। वो लोग खुशी मना ही रहे थे कि नीचे मौजूद पेड़ की एक जड़ को उन्होंने काट दिया था और इसके बाद पेड़ आकस्मिक रूप से कुछ हिलने डुलने लगा। इसी बीच कैंटुआ में एल्मोंड किनारे पर रॉड्रिक का इंतजार कर रहा था। उसकी नींद तब खुली जब जायंट्स की सेना पास आ गई। रॉड्रिक्स आया और किनारे की तरफ गया। अचानक एल्मोंड ने उस पर हमला किया, पर उसके बचे हुए बीन्स नीचे गिर गए। जब उन दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई छिड़ गई तो रॉड्रिक ने जायंट्स की मदद मांगी। तो जनरल ने अपने आदमियों से कहा कि बाहर निकलो रॉड्रिक, और एल्मोंड की लड़ाई रॉड्रिक जीत रहा है। लेकिन तभी एल्मोंड ने उसकी तलवार पकड़कर उसे घायल कर दिया। रॉड्रिक ने मौका देखकर उसको नदी के किनारे धकेल दिया, लेकिन एल्मोंड ने अपनी छुरी उठाकर उसे मार डाला। जिसके बाद जायंट्स ने पत्थर तोड़कर सुराग बनाया, पर वो रॉड्रिक तक समय पर रहते पहुंच नहीं पाए। रॉड्रिक्स मारा गया, लेकिन अब उन्हें ताज मिल गया था। जिसके बाद उस जायंट्स के जनरल ने उसे अपनी उंगली पर पहन लिया और खुद उस जायंट का राजा बन गया। नीचे की तरफ उस जादुई पौधे के एक हिस्से को आदमियों ने काट दिया था। नीचे का हिस्सा कटते ही पौधा अजीबोगरीब तरीके से हिलने लगा। ऊपर इजाबेल और जैक ने भी महसूस किया कि अब वो पौधा नीचे गिर रहा है। तो जैक ने इजाबेल से कहा कि मुझे जोर से पकड़ लो। उधर एल्मोंड भी पेड़ पर चढ़ गया उसके टूटने से पहले। इस वक्त जनरल फैलोन उसे देख रहा था और इजाबेल बहुत तेजी से नीचे उतर रहे थे। जैक ने पौधे के एक हिस्से की रस्सी की तरह इस्तेमाल किया और दोनों से पकड़कर वहां झूल गए। उस पौधे का एक हिस्सा जो एल्मोंड ने पकड़ा हुआ था वो राजमहल की तरफ जाकर गिरा, लेकिन उसके जमीन पर पटाख से गिरने से पहले वो वहां से कूद गया। दूसरी तरफ राजा इस बात से बहुत ज्यादा दुखी था कि शायद उसने अपनी बेटी को खो दिया है।
तभी अचानक जनरल इजाबेल के साथ वहां आया। इजाबेल ने अपने पिता को पूरी कहानी सुनाई कि ऊपर क्या क्या हुआ था। राजा ने अपनी बेटी को बचाने के लिए जैक को इनाम दिया और कहा कि एक बाप होने के नाते मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगा। लेकिन वहां से अलविदा करते वक्त जैक ने भारी मन से इजाबेल को वो किताब दी ताकि वो उसे याद रख पाए। जिसके बाद जल्दी राजकुमारी अपने पिता के साथ वहां से चली गई। सबको अब लग रहा था कि कहानी खत्म हो चुकी है, अब तो बला टल गई है। लेकिन उधर जनरल सेलेन को रॉड्रिक के पास वहाँ एक जादुई बीन्स मिल गए। उन्होंने उसे पानी में फेंक दिया और तुरंत एक जादुई पौधा उगने लगा। जनरल फैलॉन अपनी लोगों को तैयार किया क्योंकि बीन्स उनकी जमीन के बिल्कुल किनारे पर उग रहे थे। पौधे का पूरा उगने से पहले जायंट्स उस पर चढ़ने लगे। आखिरकार जनरल भी ऊपर चढ़ गया। जमीन पर जैक ने अपना घोड़ा ढूंढा और जायंट्स को नीचे आता देखा। जिसके बाद वो घोड़े पर सवार होकर राजा को वो खबर देने पहुंचा। कुछ ही देर में वो जायंट्स धरती पर पहुंच गए। जैक ने एक मॉन्क से कहा कि जल्दी से घंटी बजाओ। फिर उसने राजा और इजाबेल के पास जाकर जायंट्स के बारे में बताया। तभी उन्होंने कुछ जायंट्स को अपने पीछे आता देख लिया। सब लोग शहर की तरफ भागने लगे और जनरल फैलॉन राजा के पीछे तक लग चुका था। एल्मोंड ने सेना और शहर को तैयार किया। तीर कमान से लेकर गरम तेल तक सब कुछ तैयार था जायंट्स के लिए। पर इतने बड़े जायंट्स का वो लोग क्या ही उखाड़ पाते। खैर, जब जैक आ रहा था तो उसने देखा कि वो जायंट्स के बिल्कुल पीछे तक आ चुके हैं। वहीं शहर में घुसते ही राजा ने पुल को ऊपर उठवा दिया ताकि जायंट्स पीछे ही रह जाएं। लेकिन जैक के साथ साथ फैलॉन भी उनके पीछे कूद गया था। बाकी जायंट्स शहर में घुसने के इंतजाम करने लगे। उधर एल्मोंड ने जैक और इजाबेल को मिलवाया। उसने राजा को बताया कि उस दो मुंह वाले जायंट की उंगली में जो ताज है वही सब चीज की जड़ है। अगर हम उस ताज को हथिया लें तो जायंट की सेना वापस चली जाएगी या फिर हमारे ऑर्डर्स का पालन करेगी। वहीं दूसरी तरफ राजा ने इजाबेल से कहा कि जल्दी से अपने कमरे में जाकर वो आग जला दो ताकि और सारे राज्यों को इस बारे में पता चल जाए और वो सतर्क हो सकें। और उसने जैक से भी कहा कि मेरी बेटी का ध्यान रखना। जिसके बाद एल्मोंड और उसके बाकी सिपाही पुल को संभालने लगे। इजाबेल ने जैक को एक छोटा सा रास्ता दिखाया जो जमीन के नीचे से गुजरता था। जल्दी वो राजा के कमरे तक पहुंच गए। तभी उन्हें जमीन के नीचे कुछ सुनाई दिया। जनरल फैलॉन नीचे से दीवार तोड़कर घुस रहा था। उसे देखकर वो लोग तुरंत भागने लगे। सेना जायंट्स को रोकने की कोशिश करती रही पर जायंट्स कितने बड़े थे, उनकी सेना उनका क्या ही कर सकती थी। जिसके बाद जायंट्स ने शहर के अंदर जलती हुई लकड़ी फेंकनी शुरू कर दी। सैनिक जायंट्स के ऊपर हथियारों से वार कर रहे थे। कुछ समय तक तो लड़ाई लग रही थी कि टक्कर की है, लेकिन कुछ ही देर बाद जायंट्स ने उनको धूल चटा दी। जिसके बाद अलीना को जल्दी राजकुमारी की खुशबू आ गई। इजाबेल और जैक राजा के कमरे में छुपे हुए थे। जनरल ने जल्दी उन्हें वहां पर ढूंढ लिया और वो एक तंग सीढ़ी से भागने लगे। फैलॉन दीवार तोड़कर उनके पास पहुंच गया और इजाबेल को पकड़ लिया। जैक ने इजाबेल को बचाने की कोशिश की जबकि फैलॉन उसे मारने पर तुला हुआ था। वहीं दूसरी तरफ वो जायंट जैक को निगलने ही वाला था कि तभी जैक ने अपनी बची हुई जादुई बीन्स उसके मुंह में डाल दी। जिसके बाद एक बहुत बड़ा पेड़ उस जायंट के पेट से निकलने लगा और इसके बाद उसकी दर्दनाक मौत हो गई, वही एंटमैन स्टाइल। जायंट के तबाह होने के बाद ही उसका वो हाथ जिसमें उसने रिंग पहनी थी वो जैक के सामने आ गिरी। जिसके बाद जैक ने वो रिंग निकालकर ताज के रूप में पहन लिया और सबके सामने आया। जिसके बाद जायंट्स के साथ साथ पूरा साम्राज्य घुटनों पर आ गया और जैक को अपना राजा मानने लगा। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जैक अपने बच्चों को ये कहानी का अंत सुना रहा था, जहां जायंट्स को वापस उनकी जमीन पर भेज दिया गया और राजकुमारी ने एक गांव के लड़के से शादी कर ली। जिसके बाद जैक के बच्चे ने उससे पूछा कि अगर जायंट्स ऊपर आ गए वापस तो, जिस पर उसने कहा कि वो ताज एक खास जगह सुरक्षित है। और इसी के साथ हमारी मूवी यहीं खत्म होती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।